हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पर कथन कारण संबंधित एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के जो पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन अभिकथन दिया हुआ है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g एक अदिश राशि है। तो क्या सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g जो है वो एक अदिश राशि होता है? तो बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो है क्या है, एक अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। उसमें क्या नहीं होती है, दिशा जो है वो नहीं होती है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी जो है क्या है, अदिश राशि होता है। इसमें किसी विशेष दिशा से संबंधित नहीं किया जा सकता है जो गुरुत्वाकर्षण है उसको। तर्क दिया हुआ है, जी का मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। तो जी का मान पूरे ब्रह्मांड में क्या रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी स्थान या समय पर मापा जाए। और ये क्या है, एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक होता है। तो ये भी क्या है, ये सही है। तो स्पष्ट यानी कि व्याख्या भी क्या कर रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। चाहे वह किसी भी स्थान या समय पर मापा जाए तो एक क्या होगा, वह जी का मान जो है वो समान ही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। जी क्या है, एक अदिश राशि है क्योंकि इसका मान स्थिर है और दिशा से स्वतंत्र है, इसलिए यह सही व्याख्या प्रदर्शित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, अभिकथन है, जब दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है और प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान भी दुगुना कर दिया जाता है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समान रहता है। तो क्या कथन सही दिया हुआ है? जब दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाती है और प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान भी दुगुना कर दिया जाता है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समान रहता है। तो बिल्कुल सही कथन है। तर्क दिया है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार बल का गुणनफल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बिल्कुल सही है। F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो तर्क के अनुसार क्या दिया हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बल के गुणनफल के पिंडों के यानी कि m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती है और r जो दिया हुआ है यानी कि r स्क्वायर दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभिकथन, एक व्यक्ति एक नाव में बैठा है जो एक तालाब पर तैर रही है। यदि वह व्यक्ति तालाब से थोड़ा पानी पीता है तो तालाब में पानी का स्तर कम हो जाएगा। तो क्या सही कथन दिया हुआ है? बिल्कुल गलत कथन दिया है। एक व्यक्ति एक नाव में बैठा है जो तालाब पर तैर रही है। यदि व्यक्ति तालाब से थोड़ा पानी पीता है तो तालाब में पानी का स्तर कम नहीं होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, एक तैरती हुई वस्तु पानी की उतनी ही मात्रा को विस्थापित करती है जिसका वजन वस्तु के वजन के बराबर होता है। जब व्यक्ति नाव में बैठा होता है तो नाव पानी को क्या करती है, विस्थापित करती है। जब व्यक्ति पानी पीता है तो वह पानी नाव से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, जब व्यक्ति जो है पानी पीता है तो वह पानी नाव से बाहर निकल जाता है, लेकिन व्यक्ति के शरीर का जो वजन है अभी भी नाव के माध्यम से पानी में स्थानांतरित हो रहा है। इसलिए
क्या होता है, विस्थापित पानी की मात्रा समान रहती है और तालाब के पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये गलत कथन हो जाएगा। कारण क्या कहता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत कथन है। दोनों जो है क्या है, ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए असत्य है, सॉरी यहाँ सत्य लिखा है, असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य कथन। ए और आर दोनों जो है वो सत्य है, असत्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मान लो नाव जो है वो 100 किलोग्राम वजन का है। कितने वजन का है, नाव जो है 100 किलोग्राम वजन का है और व्यक्ति जो है 70 किलोग्राम वजन का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 170 किलोग्राम हो जाएगा। जब व्यक्ति नाव में बैठा होता है तो नाव का जो वजन है कितना हो जाएगा, 170 किलोमीटर, सॉरी 170 किलोग्राम पानी को विस्थापित करेगी। और यदि व्यक्ति जो है 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम पानी को पीता है तो वह नाव से 1 किलोग्राम पानी को हटा देता है। कितना हटा दे रहे हैं, नाव से 1 किलोग्राम पानी को हटा देता है। हालांकि व्यक्ति का वजन अभी भी कितना है, 70 ही है और नाव अभी भी कितना वजन का है, 170 किलोग्राम पानी को ही विस्थापित करेगा। इसलिए तालाब के पानी का स्तर समान रहता है, न कि अधिक या फिर कम होता है। तो ये भी जो कारण दिया हुआ है वो भी गलत ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है, पृथ्वी से चंद्रमा तक और वापस आने की यात्रा के दौरान उड़ान भरते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने में अधिकतम ईंधन खर्च होता है। तो क्या सही है, पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने की यात्रा के दौरान उड़ान भरते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने में अधिकतम ईंधन खर्च होता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तर्क दिया है, कारण पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक है। तो क्या ये सही कथन, कारण दिया हुआ है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चंद्रमा से बहुत अधिक होने के कारण क्या है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चंद्रमा से बहुत अधिक होने के कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा की तुलना में बहुत मजबूत होता है। इसलिए किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिए उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पार करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा यानी कि बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आते समय यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे पृथ्वी की ओर आने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना होता है, जिससे ईंधन की खपत जो है क्या होती है, कम होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। अभिकथन दिया है, ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती है। तो बिल्कुल सही है, ब्रह्मांड का कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित करती है। तर्क दिया है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं जो जिनका द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, यानी कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु हो, एक दूसरे को क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती है। यह एक क्या है, एक सार्वभौमिक नियम है जो बताता है कि द्रव्यमान वाली हर चीज एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। जैसे कि जब भी हम पृथ्वी के ऊपर यानी कि सतह पर क्या है, कोई भी व्यक्ति है और एक गेंद को क्या करता है, ऊपर की ओर उछालता है, तो जो गेंद है वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगी। तो क्या कर रही है, पृथ्वी जो है उस पिंड को यानी कि गेंद को वापस अपनी ओर खींच रही है, यानी कि आकर्षित कर रही है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो तर्क भी सही दिया हुआ है। यह कथन जो है क्या है, आंशिक रूप से सही है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। हालांकि जो गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग है किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल को संदर्भित करने के लिए ही किया जाता है, न कि केवल पृथ्वी और उस पर मौजूद वस्तुओं के लिए किया जाता है।
तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अपने वास्तविक भार से अधिक भार वाले द्रव की मात्रा को विस्थापित करती है तो वह तैरती है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जब कोई वस्तु अपने वास्तविक भार से अधिक भार वाले द्रव को क्या करती है? विस्थापित करती है, तो वह तैरती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, यानी कि बायंट जो फोर्स है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यदि विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक है तो उत्प्लावन बल वस्तु के भार से क्या होगा? अधिक होगा, जिससे वस्तु क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी, यानी कि तैरेगी, तैरते रहेगी वह। तर्क दिया हुआ है, तैरने के दौरान वस्तु पर नीचे की ओर कोई शुद्ध बल नहीं लगता है। तो तैरने के दौरान वस्तु पर नीचे की ओर कोई शुद्ध बल नहीं लगता है, यानी कि जब कोई वस्तु तैरती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं? 2 बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल करता है नीचे की ओर और उत्प्लावन बल करता है ऊपर की ओर। यदि वस्तु तैर रही है तो दोनों बलों का जो योग होगा कितना होगा? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों बलों का जो योग है वो 0 होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वस्तु पर कोई शुद्ध बल नहीं लग रहा है, यानी कि न तो ऊपर की ओर लग रहा है और न ही नीचे की ओर लग रहा है। तो एक्सप्लेनेशन भी क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन कह रहा है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार यानी कि वेट जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी उस पिंड पर क्या करती है, यानी कि पृथ्वी उस पिंड पर लगाती है। यह बल जो है पिंड के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? पिंड यह जो बल है पिंड के द्रव्यमान यानी कि मास और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो जी है के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तर्क क्या कह रहा है? किसी पिंड का भार पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या पिंड का जो भार है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? किसी भी पिंड का भार जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो है गलत कथन हो जाएगा। अधिक द्रव्यमान वाले पिंड पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसलिए उसका भार भी अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो क्या करता है? भार को प्रभावित करता है। इसलिए अभिकथन सही है और किसी पिंड का भार उस बल के बराबर होता है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। हालांकि क्या है, तर्क जो है वो गलत है, क्योंकि भार पिंड के द्रव्यमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसलिए ए सत्य है और आर जो है असत्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। यदि हम पहली मंजिल की बालकनी से एक पत्थर और कागज की एक शीट गिराएं तो पत्थर सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा। तो क्या सही कथन दिया हुआ है? पहली मंजिल से एक पत्थर और एक पत्थर है और एक कागज की क्या है? शीट है। गिराने पर पत्थर पहले जमीन पर पहुंचेगा। यह सही है, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान कागज की शीट से क्या है? अधिक होता है। ये जो पत्थर है उसका जो द्रव्यमान है क्या है? पेपर से अधिक होता है और इसलिए हवा का प्रतिरोध जो है, यानी कि हवा का प्रतिरोध इस पर नहीं होगा, यानी कि पत्थर पर नहीं होगा, और जो कागज है उस पर हवा का प्रतिरोध होगा, जो वेग पर निर्भर करता है।
पत्थर पर कम प्रभावी होता है। हवा का जो प्रतिरोध है पत्थर पर क्या होगा, कम प्रभावी होगा और इस पर अधिक प्रभावी होगा, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तर्क दिया है वायु के कारण प्रतिरोध केवल वेग पर निर्भर करता है। तो क्या ये सही दिया हुआ है, वायु के कारण प्रतिरोध केवल वेग पर निर्भर करता है। यह आंशिक रूप से तो सही है, लेकिन यह वायु प्रतिरोध का एकमात्र कारक नहीं है। क्या नहीं है, ये वायु प्रतिरोध का एकमात्र कारक नहीं है। वायु प्रतिरोध वस्तु के आकार और सतह क्षेत्र, यानी कि वस्तु जो वायु प्रतिरोध है वस्तु के आकार हो गए, आकार और सतह क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आकार और सतह क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। इसलिए ये जो है वो गलत कथन दिया हुआ है, यानी कि कारण जो है गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में है सत्य, ए सत्य है और आर जो है क्या है, असत्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। किसी द्रव का घनत्व उसकी प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तो क्या किसी द्रव का जो घनत्व है और उसकी प्रकृति है उसकी प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही है। द्रव का घनत्व किस पर निर्भर करता है, प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तर्क दिया है द्रव का आयतन तापमान पर निर्भर करता है। तो यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही दिया हुआ है। किसी द्रव का घनत्व उसकी प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है और द्रव का आयतन तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर द्रव का आयतन क्या होता है, वो भी बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, घनत्व जो है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि किसी द्रव का घनत्व उसकी प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है और द्रव का तापमान आयतन पर भी निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या भी प्रदर्शित कर रहा है। मान लो जब पानी गर्म होता है तो उसका आयतन बढ़ता जाता है, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। यही कारण है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और उसका घनत्व कम हो रहा है। ये कारण क्या है, गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में क्या है, हल्का होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी की ऊंचाई, गहराई और आकार के साथ बदलता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी की ऊंचाई, गहराई और आकार के साथ बदलता है। तो बिल्कुल सही है। ऊंचाई की बात करें तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान जो है क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होगा, पृथ्वी की सतह से जैसे ऊपर जाएंगे तो जी का मान जो है क्या है, कम होता जाएगा। अगर गहराई की बात करें तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी क्या होगा, जी का मान जो है वो घटता जाएगा। ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी जी का मान जो है वो घटता जाएगा। और पृथ्वी के आकार के कारण क्या होगा, पृथ्वी पूरी तरह से क्या नहीं है, गोलाकार नहीं है। जो ध्रुव है, यानी कि जो ध्रुव साइड है थोड़ी सी क्या है, चपटी है। इसलिए ध्रुवों पर जी का मान जो है भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है यहाँ पर। इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है क्या है, बदलता रहता है। तर्क दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण शून्य होता है। तो क्या सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, सभी दिशाओं के से गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है और जी का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अभिकथन दिया है
अभिकथन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा समुद्र के पानी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल सही है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही समुद्र में क्या करता है, ज्वार भाटा को उत्पन्न करता है। यह कथन जो है आंशिक रूप से सही है। क्या है, आंशिक रूप से ये तो सही है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी पर क्या आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। हालांकि ज्वार भाटा उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका सूर्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के क्या है, अधिक निकट होता है। तो सही है एक तरह से। तर्क क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, यह कथन जो है क्या है, गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, लेकिन जब विशाल पिंडों जैसे कि पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सब की बात करते हैं तो इसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ए सत्य है, आर जो है वो असत्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके।